नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में होने जा रहे राजनीतिक डेवलपमेंट पर आपको अपडेट लेकर आए और हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा में हम कोशिश करते हैं आप तक ये साझा करने की कि प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसका दिल्ली तक किस तरह से उसकी गूंज है और दिल्ली की नजर कितनी है राजस्थान पर। राजस्थान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा सतर्क हैं, इतने ज्यादा चिंतित हैं, या यूं कहना चाहिए उनका लक्ष्य राजस्थान पर विजय हासिल करना हर हाल में है। यही वजह है कि राजस्थान की कमान खुद प्रधानमंत्री के हाथ में है। जिस तरह से एक के बाद एक यात्राएं प्रधानमंत्री ने 7 यात्राएं राजस्थान की है और आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी ऐसी ही उनकी राजनीतिक रैलियां। राजस्थान के बाकी जिलों में कई संभागों की यात्राएं वो कर चुके हैं। वहीं अशोक गहलोत हर दिन इस कवायद में हैं कि कैसे प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी हो, सत्ता में एक बार फिर से 1985 का इतिहास दोहराया जाए। दिल्ली में राजस्थान को लेकर बीजेपी के सांसदों की एक अहम बैठक होने जा रही है। 7 या 8 तारीख को, अगस्त को तारीख लगभग तय है। इसके बाद विधायकों से भी फीडबैक लिया जाएगा और ये बैठक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। यानी कि राजस्थान में चेहरे को लेकर जो कवायद चल रही है बीजेपी के अंदर, क्या इसे विराम माना जाए? प्रधानमंत्री की अति सक्रियता जो है, इसे लेकर ये स्पष्ट माना जाए कि राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने अगर कोई चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिस पर प्रदेश के नेता और बीजेपी वोट मांगेंगे। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रताप राव, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं, राजस्थान में राजस्थान कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस से नवनीत सिंह पुरोहित, बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में नवनीत सिंह पुरोहित जी आपसे ही करना चाहूंगी। बीजेपी का फोकस, बीजेपी का लक्ष्य, बीजेपी का टारगेट, बीजेपी का उद्देश्य राजस्थान में जीत हासिल करना है, ये तो समझ में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री को खुद उसकी कमान देखनी पड़ रही है, नेतृत्व करना पड़ रहा है, क्या कारण है? नवनीत सिंह पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने है, इधर मुख्यमंत्री का चेहरा है। हालांकि आपकी पार्टी का आला कमान स्पष्ट कर चुका है कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। लेकिन उसके बाद भी बार बार कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये साफ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा ही राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होगा। ये बात सही है प्रियदर्शी भटनागर जी? जी देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी, चुनाव कमेटी और प्रदेश स्तर की चुनाव कमेटियां वगैरह सारी की सब घोषित हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन एकजुटता के साथ में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो चुनाव समिति है, जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, उन सबके साझा निर्देशन के अंदर काम करेगा। यहाँ पर हमारे लिए चेहरा हमारा काम है, हमारी नीति है। 4.5 साल के अंदर हमने जनता का जो सहयोग किया है, जो जनता के बेहतरीन काम किए हैं, माननीय अशोक गहलोत जी की उत्कर्ष और गांधीवादी जो सोच है, जो नीति है, जिससे जनता लाभान्वित हुई है, ये हमारे लिए चेहरा है। ये जनता के बीच में जाके हम उनसे चुनाव लड़ेंगे। जहां तक मोदी जी की बात है, तो आज आपने जैसे बताया कि मोदी जी राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस मोदी जी हैं, तो आप इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी छटपटात है और कितनी उसमें हताशा है कि आज उनके प्रधानमंत्री जी खुद राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी के सामने आ गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनके पास में नेताओं का अभाव है, मुद्दों का अभाव है। यानी कि उनके पास तो नेताओं का अभाव है, यानी कि बीजेपी के पास, लेकिन आपके पास नेताओं की भरमार है और उसी वजह से आप सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपकी बात से ये स्पष्ट है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने जितनी समितियों का यहाँ जिक्र किया
और उनकी समितियों के चेयरपर्सन के जिस तरह से नाम सुनाए गिनाए, यानी कि हमारे दर्शक, राजस्थान की जनता ये समझे कि राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत को चेहरा नहीं मान रही है। क्यों प्रियदर्शी जी भट्टाचार्य? जी जी, मैंने आपको यह बात कही कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में 4.5 साल के अंदर जो अपना काम है और जो अशोक गहलोत जी का नेतृत्व में उत्कर्ष योजना है, जो जनहित के काम है, वो हमारा असली चेहरा है। हम उसी असली चेहरे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसी आधार पर हमारी सोच, हमारी नीति, हमारी नियत, इसके हिसाब से जनता हमें वोट देगी। हमें विश्वास है कि हम दोबारा रिपीट करेंगे। जी, नवनीत सिंह पुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी, जी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की सरकार के 4.5 सालों के रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पर चर्चा कर रही है। चुनाव में जाएंगे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। आप केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर जाएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? मीना शर्मा जी, आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ये जो कांग्रेस, मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता, अन्य प्रवक्ता हमेशा टीवी चैनल्स पे 4.5 साल बोलते हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि 4.5 साल के काम अगर आप बात करते हैं कि आप गिनाएंगे जनता को, तो ऐसा कौन सा काम है जो 2019 का आप गिनाएंगे, ये मुझे बताएं। 2022 का कौन सा काम है, 21 का कौन सा काम है, 20 का कौन सा काम है जो गिनाएंगे? सारी की सारी घोषणाएं जो आज अशोक गहलोत जी पिंक कलर के बैनर पे लेके घूम रहे हैं, पूरे राजस्थान में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं उनको 2023 में ही क्यों याद आई है? सारी बजटरी घोषणाओं को अब वो पूरा चोला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना आ गया है, अभी तक जो 2 साल पहले जो राजस्थान में महिलाओं को आश्वासन दिया था स्मार्टफोन्स का, जो 1.5 करोड़ महिलाओं को आश्वासन दिया था स्मार्टफोन्स का 2 साल पहले, अब जब चुनाव नजदीक आ गए और 3 महीने बाकी हैं, तब उनको याद आ रहा है कि महिलाओं को हमने ये वादा किया था और उस 1.5 करोड़ को घटा के 40 लाख मोबाइल फोन कर दिया है। तो पहली बात तो 4.5 साल में कोई विकासकारी योजना राजस्थान में है नहीं गिनाने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनका असली चेहरा लेके जाएंगे तो 4.5 साल में बढ़ते हुए कानूनन जो भी अपराध इस राजस्थान प्रदेश में बढ़े हैं महिलाओं और दलितों के खिलाफ, वो जरूर जाएंगे। कल जो घटना भिलवाड़ा में हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है कि राजस्थान में ऐसी घटना हुई है और हमेशा नाबालिग महिलाओं, बच्चियों के साथ ये हो रहा है। और आप भी वाकिफ होंगी कि भिलवाड़ा में एक बच्ची के साथ रेप करके उसको कोयले की खान में कोयले से जला दिया। मतलब इस तरीके के अपराध जो राजस्थान में हो रहे हैं, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। क्या ये सब लेके जनता के बीच में जाएंगे? मीना जी, हमने 1 अगस्त की जो महारैली, महाघेराव किया था, उससे कांग्रेस को हमने बेनकाब कर दिया है। और जो वो प्रथम आंदोलन था राजस्थान का, जिसमें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शामिल हुआ, अपितु जनता, सामान्य जनता उसमें शामिल हुई और 1.5 से 2 लाख की भागीदारी के साथ कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा राजस्थान से हमने नींव रख दी। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की। मीना जी, ये बात स्पष्ट है और जो लाभार्थी हैं नरेंद्र मोदी जी के केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के, वो लाखों में राजस्थान प्रदेश में है। और वो ऐसी योजना है जो धरातल पे उतरी है, वो सिर्फ खोखली योजनाएं नहीं है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो गांवों में महिला के नाम पे घर निर्माण करने की योजना हो, तो जितनी भी, चाहे कोविड में फ्री अनाज वितरण की योजना हो, ये सारी योजनाएं अशोक गहलोत की खोखली योजनाओं के कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा फर्क है ये है कि इन सब का फायदा धरातल पे उतरा है, लोग और जनता साक्षी बने इन योजनाओं के। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर है अपने स्टैंड में कि हमारी ड्यूअल स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी है कि जो क्रांतिकारी जन विकास योजनाएं पिछले 9 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र से राजस्थान को स्वीकृत करी है, उन सब का मैसेज लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, अशोक गहलोत की खोखली सरकार, सिर्फ खोखली घोषणाएं, और दूसरी तरफ बढ़ता अपराध, युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है, किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, तो उनको बेनकाब भी करेंगे और इधर हमारी योजनाओं के थ्रू भी हम जाएंगे। ड्यूअल स्ट्रैटेजी से हम काम करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव। अशोक गहलोत सरकार की नीतियों का आप विरोध करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों का आप प्रचार करेंगे, या जो काम उन्होंने किया है उनको आप जनता के सामने पेश करेंगे? वैसे तो जनता के लिए किए गए कामों को जनता जानती है, जनता के लिए किए गए हैं तो उनका फायदा भी जनता को है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसका मतलब आपका भी स्पष्ट मत है यहाँ पर, जो बीजेपी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। ठीक कहा मैंने नवनीत सिंह जी? जो केंद्र की योजनाएं हैं मीना जी, इट इज लाइक सिनोनिमस। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही क्रांतिकारी योजना है, उन्हीं के नेतृत्व में बनी योजना है। तो अगर आज कोई भी केंद्र की योजना जनता के बीच में जाती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही जनता के बीच में जाता है, और उन्हीं की प्रतिष्ठा और उन्हीं के ही कामों को लेकर हम जाएंगे। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी भी उन योजनाओं के उतने ही हिस्सा हैं जितना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यशाला है केंद्र नेतृत्व। जी, तो नरेंद्र मोदी राजस्थान में चेहरा होंगे बीजेपी का। राजस्थान में राजस्थान का, प्रदेश का कोई चेहरा जो है या नेतृत्व जो है या कोई नाम जो है वो अभी तक पार्टी को समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हो पाया है, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है या बना नहीं पाया है शीर्ष नेतृत्व। मैं इससे सहमत नहीं हूँ मीना जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा कोई सहमति नहीं बनी है, ऐसा कोई मानस नहीं है, ऐसा कोई विचार पार्टी में नहीं है। पार्टी बड़ी स्पष्ट है और आगे आगे आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा और सभी चुनावों में पार्टी का यही मत रहता है कि जो हमारे पॉजिटिव्स हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और उसी को देश ने स्वीकारा है, बार बार उन्हीं में विश्वास जताया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कोई सहमति नहीं बन पाई। तो हम तो शुरू से स्पष्ट हैं, इसमें सहमति का कोई मुद्दा नहीं था। आज से 6 महीने पहले भी डिबेट्स पे हम यही कहते थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई जो आप बता रही है विरोधाभास, वो नहीं है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी पूरी पार्टी एक साथ है। मैंने तो कुछ बताया नहीं, मेरा तो पक्ष नहीं। आपने मीना जी, आपने अभी कहा, मैंने ये नहीं कहा आपको कि सहमति नहीं बनी है, ये शब्द मेरे नहीं थे, ये शब्द आपने कहे। जी, तो कुछ तो हमारा भी काम है नवनीत जी, कुछ तो जिम्मेदारी तो आपका बहुत कुछ है मीना जी, बहुत कुछ जिम्मेदारी है आपकी, कुछ तो जनता के प्रति जवाबदेही हमारी भी है। इसलिए कुछ आपने अभी तो काफी है, आपने नहीं कहा, इसका आशय जनता को समझना चाहिए। मैंने ये कहा कि आपने जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय ये निकलता है जो स्पष्ट है, आपको उस पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का चेहरा है अशोक गहलोत को हराने के लिए या अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के लिए, तो इससे स्पष्ट है कि राजस्थान में जो चेहरों पर इससे स्पष्ट है, इससे एक ही बात स्पष्ट है मीना जी, इससे एक ही बात स्पष्ट है दैट भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किसी और तुष्टिकरण की, जातिवाद की नीति पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसलिए अगर कोई लोकल नेता फ्रंट फेस नहीं भी बनता है तो उससे हमें नहीं लगता कोई समस्या आती है, क्योंकि हमारा चुनाव बड़ा स्पष्ट है। हमारा चुनाव लोक क्रांतिकारी और विकासकारी योजनाओं वर्सेस चला हुआ है। ये किसने कहा समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने ये कहा कि पार्टी केंद्र की नीतियों और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो इतना काबिल हो, जिसके नेतृत्व में सारे नेता एकमत हो सके। और ये बात राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी है। मीना जी, आप वरिष्ठ एंकर हैं, मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी, आपने एक मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप वरिष्ठ एंकर भी हैं, काफी अनुभवी भी हैं, और एज एन एंकर मुझे लगता है कि आपको तो पैनलिस्ट को हराने का काफी अनुभव है, तो हम हो सकता है कभी ना जीत पाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा गठित हो जाएगी और जैसा कि तय है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, तो क्या वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स मिलकर एक नेता नहीं चुनेंगे? क्या किसी एक लोकल राजस्थान के बंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? तो यानी चेहरा तो है ही है और चेहरा होगा भी, मुख्यमंत्री भी कोई बनेगा, तो चेहरे की कमी यहाँ पे कोई नहीं खल रही है। उस समय आप यहाँ प्रवक्ता होंगे या कोई दूसरी भूमिका में होंगे, ये तो 4 महीने बाद की बात है। हम तो आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, और वर्तमान में भी इस मोमेंट की, इस क्षण की, इस घंटे की। हम वर्तमान में जीते हैं और जनता वर्तमान में अगर जिएगी तो अपना कल बेहतर कर पाएगी। हमारा कहीं अगर कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है
तो वो यही है कि हम जनता को वर्तमान में रखते हुए कल कैसे बेहतर बनाएं, उसमें थोड़ा सा योगदान दे सकें। बहरहाल अब हम इसे विराम देते हैं इस चर्चा को अभी के लिए। मैं अगले सवाल के लिए आपके पास आऊंगी। महेश शर्मा जी, ये स्पष्ट है कि राजस्थान में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। चेहरा दोनों ही राजनीतिक दलों ने साफ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बिना स्पष्टता के, बहुत कुछ स्पष्टता करने के बाद भी कहीं जो एक दिखती है तस्वीर, वो अशोक गहलोत की दिखती है। और इधर जब तस्वीर नजर नहीं आती है, जितने चेहरे हैं वो अपनी तस्वीर को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद राजस्थान को अपने हाथों में लिया है, राजस्थान की जिम्मेदारी एक तरह से उनके कंधों पर अपने खुद उन्होंने ली है। तो ये दिलचस्प चुनाव राजस्थान का 2023 का, जब एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री अपने आप को दावेदार बता रहा है और दूसरी तरफ यानी कि विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर सारी पार्टी को, पार्टी के सभी नेताओं को अपने साथ लेकर एक स्टेटमेंट दे सके, बल्कि प्रधानमंत्री को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है राजस्थान की राजनीति। महेश शर्मा जी, देखिए, जहां तक सवाल ये आ रहा है कि राज्य की जो राजनीति है उस पे अगर केंद्रीय अगर चेहरे उसको अगर बनाते हैं तो एक माइनस पॉइंट तो ये अपने आप ही एक संदेश दे देता है कि कहीं न कहीं पार्टी में एक आम सहमति नहीं बन पा रही है नेताओं को लेकर। और ये भी बात सही है कि राजस्थान में नेतृत्व, भाजपा के पास नेतृत्व वाले चेहरे भी हैं, लेकिन ये जो आ रहा है नया प्रयोग कि हर जगह पे केंद्रीय नेता जो उभर के अपना मतलब उस पर फोकस हो रहे हैं, तो ये जिस तरह का जो है जो माहौल जो बन रहा है, तो वो एक चिंता की बात है कि हम क्षेत्रीय राजनीति में हमारे चेहरे जो हैं जिन्होंने राजस्थान को उभारा है और एक अपनी छवि बनाई है, अपने बूते मतलब क्या जो 2 बार सरकार बनाई है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों का कद्दावर बराबर के नेता हैं, तो उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आज की राजनीति में जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो अपना केंद्रीय नेतृत्व को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से घोषणाएं गहलोत सरकार ने की है, वो केंद्र सरकार के पैरेलल अपना मतलब क्या कहते हैं वो ही योजनाएं चलाई, इसमें उनको जिसे बोलते हैं कि शतरंज में एक दूसरे को चेक और सह देना और मात देने की मतलब के क्रियाओं में गुजर रही। अब जैसे चाहे आदिवासी का विषय हो, चाहे वो महिलाओं का विषय हो, चाहे वो किसी तरह से रियायत देने का मामला हो, तो कहीं न कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि चेहरे के रूप में केंद्रीय नेतृत्व जिसे मोदी जी कह सकते हैं, मोदी जी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा, यही उभर के सामने आ रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो भी कोशिश ये कर रही है कि जो चेहरा मतलब है तो अशोक गहलोत का ही है, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, वो जो घोषणाएं बता रही हैं कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस सरकार भी जो चाहे उनको जो भाजपा की नीतियां हैं वो उसको देख करके वही नीतियों को कोशिश कर रही है, चाहे वो कट्टर हिंदुत्व का मामला हो चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व का मामला हो। तो ये हर क्षेत्र में, चाहे धार्मिक हो चाहे मतलब जैसे बोलो सांप्रदायिक, जाति एक और किसान वर्ग या वगैरह जो भी देखें, एक टू एक मतलब मामला चल रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प जो मुकाबला हो सकता है कि एक तरफ कांग्रेस को मतलब उन्होंने इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए जितना करना था वो गहलोत ने अपना व्यक्तित्व तैयार कर लिया है। अब सवाल ये है कि उनको प्रोजेक्ट ये भी होना चाहिए कि पार्टी हाईकमान जिसे बोलते हैं कि गांधी परिवार भी
इतना मतलब क्या होता है जो थोड़ी सी जो दूरी बनी है उसके लिए वो प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब इनके नेतृत्व में होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले पूर्व में जो है कांग्रेस की जो रंधावा जी या जो भी है कि साहब चेहरा तो राहुल गांधी और क्या कहते हैं कांग्रेस के यही होंगे, बाकी तो मतलब क्या कहते हैं जो क्षेत्र है वो है वो मतलब क्या कहते हैं जो भी काम कर रहे हैं वो उनका व्यक्तित्व। लेकिन जिस तरह से जो माहौल बन रहा है कांग्रेस की ओर से, वो गहलोत और बरसे और बीजेपी की जो जो स्ट्रेटेजी है वो नरेंद्र मोदी के रूप में ही उभर के सामने आ रही है। क्योंकि अभी बाद में ये भी मान के चलिए कि इस बार जो अगर बीजेपी अगर जीत भी गई है तो चेहरा मोदी जी और शाह जी तय करेंगे वो कौन चेहरा होगा राजस्थान में। लेकिन सवाल ये आता है कि आज की राजनीति चाहे अभी तक का जो भी आप देखे राजनीतिक इतिहास, उसमें केंद्र के नेताओं को ही, आला कमान को ही नेताओं को उभारने की कोशिश की है। बाकी क्षेत्रीय क्षत्रप जो नेता हैं उनका उभारना नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि हम धीरे धीरे जो जो लोकतंत्र को ये जो 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 मुख्य जो जरूरी होता है कि समग्र विकास, मतलब आगे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ये वाला वो नहीं डेवलप हो पाता। तो ये जो पूरी जो इस बार की जो स्ट्रेटेजी ये बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अंदर भीतर उधर भी असंतुष्ट है और इधर भी असंतुष्ट और गुटबाजियां हैं। तो ऐसी सूरत में कि मैसेज ये जनता के पास न जाए कि हमारे में मतलब गुटबाजी है, जो भी चेहरा है। और ये मोदी जो अगर बीजेपी अगर मोदी का और इनका चेहरा बताती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मतलब अंदर से गुटबाजी है और उनमें चेहरों की मतलब क्या प्रतिद्वंदिता है। ये कांग्रेस में भी है, ये नहीं कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें भी ये चेहरे मतलब आपस में ही मतलब क्या किसी न किसी रूप में सामने आ रहे हैं। और जब मुद्दा वही बने, मुद्दा ये नहीं बन रहा है, मुद्दा ये अंततः ये भी तय होगा कि चुनाव जैसे जैसे गर्मी आती रहेगी, लास्ट में जाकर के जो मूवमेंट उस क्षण जो बनेगा उससे कौन सा दल कैसे बुनाता है, ये देखने की बात। जी, तो अभी तो दोनों दलों के पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आला कमान ने कांग्रेस पार्टी के साफ कहा कि कोई भी चेहरा सामने नहीं होगा, लेकिन बिना ये बताए भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत चेहरा है। और उधर क्योंकि पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे विधायक ही चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन होगा विधायक दल के नेता, इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो दो दिग्गज, प्रदेश का एक और एक देश का। प्रताप राव जी, इससे पहले का कोई चुनाव आपको याद आता है जब राजस्थान में जब चुनावी मैदान में जनता के सामने चेहरों की लड़ाई हो तो एक राष्ट्रीय नेता और एक प्रदेश का नेता हो? देखिए, बहुत पुराने समय में तो इंदिरा गांधी के चेहरे पे ही चुनाव लड़े जाते रहे। राजस्थान में कांग्रेस इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ती रही है। तो इसलिए देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की एक मजबूरी भी है और उनका एक सेटअप भी है। तो मेरा एक मानना है कि अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर किसी राष्ट्रीय चेहरे को, क्योंकि क्या है कि अगर जिसकी जैसे इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा थी किसी भी राज्य के किसी दूसरे नेता से, तो उनके चेहरे को सामने लगकर अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और उसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ज्यादा समर्थन मिलता है, तो क्योंकि चुनाव जो होता है वो जीतने के लिए होता है। चुनाव कोई ये चेहरे चेहरे का खेल नहीं है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। इसलिए जीतने के लिए जो समीकरण होते हैं पार्टियां वो तय करती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर मोदी के चेहरे के साथ अगर वो मैदान में गई तो उन्हें जनता का ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो इसमें क्या गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के चेहरे पे जाती रही है। देखिए, इसलिए ये बात बहुत बेमानी है कि पार्टी किस चेहरे पे जाती है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे जहां जितनी राज्य सरकारें होती है और उसका जो मुख्यमंत्री होता है, चुनाव में उसी को चेहरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसने 5 साल काम किया होता है। तो उसी के काम को लेकर जनता के बीच में वो पार्टी मैदान में जाती है। अगर
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ये कहती है हम मैदान में जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय यहाँ दुविधा में है। देखिए, अगर वो ये कहती है, अगर उसको तो कहना चाहिए था, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को जब जैसे बीजेपी अपना चेहरा बनाएगी, कर्नाटक में हालात खराब होने के बावजूद जो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को वहां का चेहरा बनाया, गुजरात में भी भूपेंद्र पटेल चेहरा बने मोदी के साथ, लेकिन राजस्थान में पार्टी का ये कहना कि अशोक गहलोत चेहरा नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता नहीं है, अशोक गहलोत की स्वीकार्यता नहीं है, अशोक गहलोत के वोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके अंदर जो गुटबाजी है वो चुनाव से पहले ही, टिकट बंटवारे से पहले ही खुल्लम खुल्ला सामने आ जाएगी, इसलिए उससे बचने के लिए वो कर रहे हैं। ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी भी चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए उस चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी में कोई क्या करता है इससे कोई बहुत लोकतंत्र का फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि जो विधायक चुनकर आएंगे उनका जो बहुमत है वो अपना नेता का चुनाव करेगा, वो जो नेता होगा उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाएगा। ये एक थियोरेटिकल बात है, लेकिन 1952 से जब से देश में चुनाव हो रहे हैं, महेश जी भाई साहब यहाँ हैं, वो जानते हैं कि ऊपर से ही नाम आते रहे, क्योंकि पार्टियों की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें नीचे विधायक किसको समर्थन करते हैं, साथ में पार्टी का नेतृत्व तो किसको चाहता है, पार्टी किस तरह का राज्य चाहती है, ये सारी बातें मिला जुलाकर कोई ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता है। इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा का इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, और चुनाव जीतने के लिए उसे जो समीकरण बनाने हैं, चेहरे का बनाना है, काम का बनाना है, जो भी बनाना है वो बनाते हैं। अब जैसे बीजेपी के सामने मैं आपको बार बार आती है कि बीजेपी के चेहरा नहीं है, तो बीजेपी का चेहरा नहीं है, मुझे जो लगता है कि बीजेपी का चेहरा इसलिए नहीं है कि एक तो बीजेपी का नेतृत्व तोलना चाहता है कि आने वाले विधायक किसको तय करते हैं, दूसरा विषय ये हो सकता है कि बीजेपी को लगता होगा कि अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा और चेहरा केवल मोदी का होगा तो शायद जनता का ज्यादा समर्थन मिले, इसलिए भी बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजी बनाई होगी। पर आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे बीजेपी और कांग्रेस क्या करती है। लेकिन आज की जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आज की स्थिति में मुझे लगता है, और दूसरा, हर पार्टी, देखिए मेरा मानना है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, इसलिए उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का पूरा अधिकार है, और उसे चुनाव जीतने के लिए जो समीकरण बनाने देने चाहिए। जी, ये तो हमारा काम ही नहीं है कि हम उन्हें रोक पाएं, ना हमारा काम है, ना हमारी शक्ति है, ये तो उन राजनीतिक दलों का काम है। अब बीजेपी मध्य प्रदेश में अलग रणनीति बनाती है, कर्नाटक में अलग रणनीति बनाती है, राजस्थान में अलग रणनीति बनाती है, तो वो बीजेपी की जरूरत है। कांग्रेस भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति और चेहरों को उतारती है, वो उनकी जरूरत है। चुनाव उनको जीतना उनका मकसद है। निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए ही लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि इस चुनाव जीतने की जंग में जो दो चेहरे सामने आए हैं, एक चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री का है और एक चेहरा देश के प्रधानमंत्री का है। प्रोफेसर अशोक शर्मा जी, आप राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान और विश्लेषक और प्रोफेसर रहे, आप इस बात को जनता के परिप्रेक्ष्य से, जनता के नजरिए से, जनता को समझाने के लिहाज से हमें समझाएं कि जब चेहरों की लड़ाई में चुनाव होते हैं, जब चुनाव में जनता वोट देने जाती है, तो एक राजनीतिक दल को वोट देते समय क्या ये वो सोचती है कि जिस पार्टी को हम दे रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, वो किसके नाम पे वोट मांग रही है, यानी किस चेहरे के नाम पर वोट मांग रही है। अगर इंदिरा गांधी का चेहरा सबसे ज्यादा उस समय लोगों में लोकप्रिय था, तो कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांगा। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे लोकप्रिय है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरों के नाम पर प्रदेश की राजनीति में भी वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। कितनी सफलता मिलेगी, ये सवाल बाद में है। पहला सवाल ये है कि क्या वोट देने जाते समय मतदाता ये ध्यान रखता है कि कौन से चेहरे के पीछे कौन सा राजनीतिक दल है। निश्चित भारतवर्ष की राजनीति और प्रदेश की विशेष तौर से राजनीति और प्रदेश राजनीति के नेतृत्व के विषय में
इतना सुंदर विश्लेषण अभी दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कर दिया है। और आपका ये सवाल अपनी जगह बहुत प्रासंगिक है। जैसा प्रताप राव जी ने कहा कि चुनाव कोई ऐसे ही नहीं लड़ा जाता, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। चुनाव चेहरे पे भी लड़ा जाता है और चुनाव काम पे भी लड़ा जाता है। मैं राव साहब की इन दोनों बातों से सहमत हूँ। और जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, मतदाता प्रभावित होता है तात्कालिक परिस्थितियों से, निश्चित रूप से। मतदाता इस बात से भी प्रभावित होता है कि कौन सी सरकार किस तरह के वायदे करके आई थी और वो वायदे उसने कितनी सीमा तक पूरे किए हैं। अभी 4.5 साल से जो सरकार है, मैं दोनों प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था जो पार्टी के प्रवक्ता हैं। 4.5 साल के कामों की बात पर जिस तरह का उत्तर दिया गया कि इसी वर्ष में ज्यादातर योजनाएं आई हैं, ये सब चीजें मतदाता को प्रभावित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेतृत्व का जहां तक सवाल है मीना जी, मैं इस बात से सहमत हूं। और आप तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, और महेश जी और दूसरे भाई जो विराजे हैं, प्रताप राव जी, ये सब भी इस बात को जानते हैं कि नेतृत्व का चुनाव में सबसे बड़ा योगदान होता है। चुनाव नेतृत्व से लड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये तय किया है कि हम अपने राष्ट्रीय नेता के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, वो उनकी अपनी एक समस्या प्रदेश के नेतृत्व को घोषित करने को लेकर हो सकती हैं। लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है, नेतृत्व अहम योगदान करता है मतदाता को मत देते समय उसकी मानसिकता निर्धारण करने में। और यह प्रदेश का नेतृत्व हो तो ज्यादा आकृष्ट होता है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसका भी अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन अधिक प्रभाव प्रदेश के नेतृत्व का पड़ता है मतदाता के मन पर। लेकिन इन दोनों जो प्रवक्ताओं को मैंने सुना और दोनों राजनीतिक विश्लेषकों को सुना, उससे एक बात तो क्लियर हो गई, राजस्थान में जो जिस तरह की बहस आपने छेड़ी है आज की, नेता कौन होगा, दोनों ही पार्टियों में प्रदेश के नेतृत्व के मुद्दे पर आज की स्थिति में कंफ्यूजन की स्थिति है। दोनों ही पार्टियां, मैं ऐसा भी महसूस करता हूं कि जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस में सुदृढ़ता के मसले पर, जिसे हम गुड गवर्नेंस भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, उसके संदर्भ में दोनों ही दलों की सरकारें बहुत अधिक गंभीर नहीं होती हैं। मुझे याद आता है पिछले बार जब सरकार थी बीजेपी की, उस समय प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये तय किया कि हम गुड गवर्नेंस के विषय में एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाते हैं। मंत्रिमंडलीय समिति के एक व्यक्ति का नाम भी अखबारों में छपा, लेकिन चूंकि गुड गवर्नेंस की उतनी समझ नहीं होती है, गुड गवर्नेंस पर काम करने के लिए उन्हें विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए। उस राय को लेने से नेता तो सर्वद्रष्टा होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, उनको संभवतः संकोच भी होता होगा कि हम किसी से क्या राय लें। हम तो राजनीतिक दृष्टि से इतने अनुभवी हैं कि दूसरे लोग हमको कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते। गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स को दोनों ही दल यदि शासन करते समय उन पर ज्यादा ध्यान दें तो संभवतः नेतृत्व भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मतदाता इस बात से प्रभावित होता है कि किस दल की सरकार में बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सुविधा शुल्क के उसे सेवाएं मिल रही हैं, तत्परता से मिल रही हैं। और ये तत्परता वो जज किस बात से करता है मीना जी? पब्लिक की बहुत सारी ग्रीवेंसेज होती है डेली लाइफ में, तो पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल का मैकेनिज्म जब तक हमारी सरकारें ठीक से नहीं बनाएंगी, तब तक वो जनता के मस्तिष्क में, मतदाता के मस्तिष्क में अपना 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 कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख करके मतदाता तय करता है कि किस दल की सरकार उनकी ग्रीवेंसेस पर ध्यान देती है, किस दल की सरकार गवर्नेंस को ज्यादा मजबूती से हमारे सामने लाती है, और कौन सा नेता है जिसके चेहरे पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतदाता को मत देते समय प्रभावित करती
होती है मेरे ख्याल से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आपके पक्ष से, आपके नजरिए से ये जो प्रवक्ताओं के एक दूसरे पे आरोप सिर्फ लगाने की जो आदत है, प्रवृत्ति है, उससे इतर हम आपका जनता के लिहाज से जो परिप्रेक्ष्य है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। और निश्चित रूप से हमारे दर्शक और जनता राजस्थान की जो आपको सुन रही है जरूर समझने की कोशिश करेगी कि आखिर जो राजनीतिक दलों में, प्रमुख राजनीतिक दलों में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का जनता समाधान कैसे निकालेगी, जनता उससे क्या कंफ्यूज होगी। प्रियदर्शी भटनागर जी, राजनीतिक दलों के कंफ्यूजन से जनता भी कंफ्यूज होगी, या फिर राजस्थान की जनता जो पिछले चुनाव में 2019 में और 2018 में 18 में राज्य की जनता ने कांग्रेस को वोट बनाने का, सरकार बनाने का अवसर दिया, और 19 में कांग्रेस जनता ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी को दी। तो जो स्पष्ट मतदाता है कि उसे राज्य में क्या चाहिए और केंद्र में क्या चाहिए, उसकी स्पष्टता, आपकी जो कंफ्यूजन है, आपके लीडरशिप में जो कंफ्यूजन है, उससे जनता भी कंफ्यूज होगी। देखिए, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनता का कंफ्यूजन है वो अब दूर हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाकर जनता ने सारे के सारे एमपी बीजेपी के बनाए। परंतु आज की परिस्थिति में हम देखें कि जो राजस्थान से जो बीजेपी के सारे एमपी, जो 24 एमपी हैं, वो सारे के सारे अपने राजस्थान को कुछ भी देने में विफल रहे। राजस्थान की एकमात्र एक बड़ी योजना जो ईआरसीपी बड़ी चर्चा में है, उसके बारे में आज जनता में बड़ा आक्रोश है। कोई भी राजस्थान सरकार को एक भी एमपी जो केंद्रीय सरकार का है उसको एक उपलब्धि, एक योजना नहीं ला सका। बल्कि आप कुछ दिनों पूर्व आप देखेंगे, जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से एमपी भी हैं और मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह जी, उनका एक स्टेटमेंट आपने और हमने सबने देखा कि वो एक आम आदमी को क्या बोलते हैं, अपने कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं कि आप राजेंद्र जी की सरकार बना दो, इनकी सरकार बना दो, तो मैं आपको ईआरसीपी योजना ला दूंगा। यानी कि वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही करेंगे, बाकी जनता को तो वो त्रस्त कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट बड़ा भारी पड़ा। उसके विपरीत आप देखेंगे, जहां तक राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो दशा है और जो बीजेपी का गत कार्यकाल है, उसकी जो स्थिति है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने अभी 23 मई के लगभग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने खुद ने कह दिया कि 2013 के अंदर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस बात से ये इनकार नहीं कर सकते। आज ये कांग्रेस पे किस मुंह से आरोप लगाते हैं। उसके विपरीत मैं आपके मुद्दे पे आ जाऊं। मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी को राजस्थान में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी राजस्थान में आने की सबसे बड़ी आवश्यकता 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नवंबर दिसंबर में आई थी। प्रियदर्शी भैया 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 मैं बोल लूं, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आप गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं प्रियदर्शी जी। आप बताइए ना, आप बताइए बात। 2013 में आपको पता नहीं है किसकी सरकार गई थी? कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल चुन के गई थी। मीना जी गलत फैक्ट कोट। तो आप बता दीजिए 2013 से 2018 के बीच में। अच्छा, आप तो ये बता दीजिए 2013 से 2018 के बीच में आपकी सरकार थी या नहीं थी? आप तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप नहीं करना चाहता था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ था, लेकिन मीना जी के बिहाफ पे मैंने किया है कि आपने गलत फैक्ट कोट किया कि 2013। मेरी बात का आप जवाब दो। अब आप ही बोलते रहोगे, मेरी बात भी सुनोगे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 2013 से न्यूज चैनल पे कुछ भी कह रहे हैं आप, जनता को बिल्कुल ही आपको बोलने की बीमारी है क्या? आपको आपने प्रियदर्शी जी, मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोलने की बीमारी तो आप मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2013 से 2018 के बीच में हम नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, मनमोहन सिंह जी की पार्टी नहीं है। यस, बोलने की बीमारी है हमें। नवनीत जी प्लीज, आप 2013 से 2018 के बीच में आपकी सरकार थी या नहीं थी? मीना जी, इन्होंने गलत फैक्ट कोट किया था, आपको रोकना चाहिए था। दोनों का मैं ऑडियो ऑफ कर दूंगी अगर आप अगले दो सेकंड बाद चुप नहीं हुए तो। आप प्लीज ये समझ लीजिए, जनता का बहुत समय इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेहमान बाकी आए हैं वो भी अपना जरूरी काम छोड़कर आए। सो प्लीज
आप एक दूसरे पर आरोप और आक्षेप लगाएं, वो भी मर्यादा के भीतर। बीमारी है प्रियदर्शी जी, कुछ इस तरह की शब्दावली आप भी ना बोलें। और नवनीत जी, आप भी कोशिश करिए कि जब वो बोल रहे हैं तथ्य आप सही करिए ना, जब आपको बोलने का मौका मिले। बीच में क्यों टोक रहे हैं? छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर, उनके पास जानकारी नहीं है, उनको देखकर बोलना पड़ रहा है, जनता तो देख रही है ना ये बात, तो आपको कहाँ जरूरत है करेक्ट करने की? अब मीना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, 2013 से 2018 के बीच में इनकी सरकार थी या नहीं थी? इस चीज का मुझे ही जवाब देता। अरे पूरा भले एक दिन रही नहीं रही, मैं इससे पूछ रहा हूं, ये कैसे कह सकते हैं कि 2013 में इनकी सरकार नहीं थी? भले चंद दिन रहे हो, दिसंबर में आई थी ना। अगर आपके पास में दुरुस्त जानकारी है तो आप मुझे दे दीजिए। अरे गुस्सा मत होइए, आराम से बात करिए। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं कि जो 2013 से 2018 के बीच में सरकार थी, वो 2013 में थी या नहीं थी बीजेपी की? मैं तीसरी बात पूछ रहा हूं। आपका कहने का तात्पर्य नहीं थी, आपका कहने का तात्पर्य बीजेपी के जो मेरे साथी हैं और आपका है कि नहीं थी। मैं कह रहा हूं 2013 से 2018 के बीच में सरकार थी बीजेपी, भले ही वो चंद दिसंबर में। हाँ, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नवनीत जी, हाँ, तो प्रियदर्शी जी, सवाल जो था ना, आप वापस उस पर आइए। सवाल जो था वो ये था कि जनता का कंफ्यूजन दूर कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी, का जवाब दीजिए। मैंने इस चीज का आपको जवाब दे दिया कि जनता का कंफ्यूजन तो दूर हो गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, उनकी कार्यप्रणाली और उनका योगदान देख लिया, और वो अच्छी तरह समझ गए कि ये सारे के सारे अकर्मणी हैं, इनकी हाथ में कोई ताकत नहीं है। इसलिए आज मजबूरी से मोदी जी को उतर के राजस्थान में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में टुकड़ों टुकड़ों गैंग के रूप में विभाजित हो चुकी है, इसलिए आज उनको यहाँ आके चुनाव संभालना पड़ गया। ठीक है नवनीत जी, गुस्सा कम करिए प्रियदर्शी जी, आजकल बहुत ब्लड नहीं, आपको गलत एहसास हो रहा है। मेरे को कतई गुस्सा नहीं है, बल्कि मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं तो आपकी बातों का आनंद ले रहा हूं। जी जरूर। तो नवनीत जी, जो यहाँ पर प्रताप राव जी ने बात कही वो सही है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक केंद्रीय नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती रही और राज्यों में भी जीतती रही। लेकिन हमारी संघीय व्यवस्था जिस तरह से बनाई गई है संविधान में, उसमें राज्यों के नेतृत्व को पनपने दें और राज्य में नए नेता तैयार हों, इसी मकसद के साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई। और इसीलिए हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी अपनी नींव मजबूत की, अलग अलग क्षत्र उभर कर आए। राजस्थान में आज बीजेपी उस दौर से गुजर रही है जिसकी शायद जरूरत नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत होना और प्रदेश में नेतृत्व का अभाव होना प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए सही है? मीना जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया, और मैं चाहता हूं कि कोई टीवी चैनल्स पे एंकर मुझसे इस तरह के टेक्निकल और लॉजिकल सवाल पूछे, जवाब देने में भी बढ़िया लगता है। अब आपने बात करी कि संघीय व्यवस्था, यानी कि जो हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से स्टेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक, सोशल भी मिलती है और पॉलिटिकल भी मिलनी चाहिए। आपका बिल्कुल सही कहना है। अब अगर मैं ये बात करूं मीना जी, तो मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं उस पार्टी से आता हूं और उस नेतृत्व का हिस्सा हूं जिसमें मुझ जैसे युवाओं को, जो किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती, मेरे साथ पीढ़ी में कोई राजनीतिक फील्ड में कोई व्यक्ति नहीं रहा है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की किसी एक महत्वपूर्ण पद पे है, और मुझे पूरी उम्मीद है और आज विश्वास है और आज मुझे बिल्कुल होप भी है कि मैं केंद्र तक पहुंच सकता हूं। तो ये सिर्फ तभी है जब मैंने मेरे राजस्थान से, मेरे राज्य से बहुत छोटे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को एकदम दिल्ली की शासन और राजनीतिक तक पहुंचते देखा है। मुझे राजस्थान से एक बात ये बताएं कि कांग्रेस से कितने नेता केंद्र तक पहुंचाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा, और फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का वो नेता या इतने कितने नेता, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की बात हो जो क्या सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को जो सेकंड टाइम मिनिस्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जल शक्ति मिनिस्ट्री का हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद धनखड़ साहब जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं पार्टी द्वारा, कैलाश चौधरी जी का आप उदाहरण ले लीजिए, भूपेंद्र यादव जी का आप उदाहरण ले लीजिए। यानी ये मुझे किसी और पार्टी में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं।
जो एक तो इसको कहते हैं नेतृत्व पैदा करना, नेतृत्व को ग्रूम करना, दैट इज व्हाट आई कॉल कि ये किसी पर्सन की जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है वो ये है कि आप उसको लोकल राजनीति से उठा के केंद्र तक लेके जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी इसमें कहीं पीछे, अपितु मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबसे आगे है कि वो अपने, इनफैक्ट कांग्रेस की हालत में बताऊं तो ये तो जग जाहिर है कि सचिन पायलट जैसे युवा नेता, जो हो सकता है कि अगर कांग्रेस में नहीं होते, किस पार्टी में होते ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी और पार्टी में अगर वे होते तो मुझे लगता है आज उनकी जो पोजीशन है उससे काफी ज्यादा आगे वो निकल चुके होते। उनकी जो कार्य प्रणाली है, पिछले विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस सरकार जीती, लेकिन उसके बाद आने पे ये अशोक गहलोत जी ने उनका क्या हाल करके दे दिया, कैसे कैसे शब्द उनके लिए प्रयोग करी, ये डिमोरलाइज करता है यंग पॉलिटिशियंस को स्टेट में। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम पूरी तरीके से इस बात में विश्वास रखते हैं कि लोकल लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, और वो सिर्फ राजस्थान में ही डेवलप नहीं होनी चाहिए, वो केंद्र तक राजस्थान में नेतृत्व करनी चाहिए और पूरे इंडिया में लोग जानने चाहिए कि हाँ, राजस्थान से ये व्यक्ति आया है वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पर। आज पहला केस नहीं है, भैरव सिंह शेखावत जी भी रह चुके हैं। तो इस तरीके के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में देखने को लिखते हैं। मैं तो पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा भी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कांग्रेस में होता तो मुझे थोड़ा सा डरने की बात थी कि सचिन पायलट जैसा हाल ना हो जाए। जी प्रताप राव जी, जनता जब वोट करने जाती है तो क्या उसके जहन में ये सवाल होता है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और अगर ये सवाल उसके जहन में होता है तो वोट डालते समय वो इस बात का ध्यान रखता है और फिर वोट डालता है? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पे एक विषय तो ये आता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे भी बड़ा ये आता है कि विधायक कौन होगा। देखिए, विधानसभा के चुनाव में हम बहुत प्रैक्टिकल नीचे तक जाएं तो आम जनता को सबसे ज्यादा मतलब अपने जनप्रतिनिधि से होता है, क्योंकि उसको सबसे पहले उसी से उसका वास्ता पड़ता है। तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमारा विधायक कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पे तभी चुनाव होते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो बहुत पॉपुलर, जैसे नरेंद्र मोदी आज देश भर में तो एक वोट कैप्चरिंग पर्सनालिटी बन चुके हैं। अगर ऐसी पर्सनालिटी अगर किसी पार्टी के पास है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो आमतौर पर विधानसभा के चुनावों में जो विधायक का जो चेहरा होता है, प्रत्याशी का चेहरा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, जिस पार्टी के पास, अगर जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जैसा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन वो तो ठीक है, उनके आपस की जो स्थितियां हैं इसलिए उनको नहीं घोषित कर रहे हैं, लेकिन वो वोट कैप्चरिंग चेहरा है उनके पास। तो पार्टी अगर उसको यूज करना चाहती है तो करना चाहिए उनको, और लेकिन उनकी अंदरूनी परिस्थितियां क्या है ये वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर मान लो ऐसा स्थिति लगती है कि किसी को कि नहीं, हाँ, हम अगर मान लो किसी को घोषित करते हैं तो हो सकता है कि उतने वोट नहीं मिले जितने की हम राष्ट्रीय नेता के चेहरे को सामने लेके आएंगे तो मिलेंगे। तो ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। पर मेरा मानना है, देखिए, ये बहुत लोकल चुनाव होता है। लोकल चुनाव में जैसे पार्षद के चुनाव में पार्टी भी महत्व नहीं रखती कई बार। लोकल जो पार्षद के चुनाव में सीधा पार्षद का, उस प्रत्याशी का जनता के साथ सीधा क्या संबंध है, तालमेल है, और वो टफ ज्यादा होता है क्योंकि वहां सीधी सीधी परीक्षा होती है उस व्यक्ति की। और ऐसे ही विधानसभा के चुनाव में जो विधायक प्रत्याशी होता है उसका बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री अगर है कोई चेहरा तो बड़ी कई बार महत्व रखता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में जैसे भी जो परिस्थितियां हैं तो उसमें आजकल राष्ट्रीय नेतृत्व को उभारा जा रहा है। कांग्रेस के साथ एक समस्या है, देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन अगर वो राहुल गांधी को चेहरा बनाते हैं तो आप अशोक गहलोत से भी ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। तो इसलिए वो राहुल गांधी को ना तो चेहरा बनाते, खड़गे साहब को वो चेहरा बना नहीं सकते, उनके पास प्रियंका गांधी है, उनको भी चेहरा बना नहीं सकते। उनके पास ऐसा कोई राष्ट्रीय चेहरा नहीं है जिसे वो यहाँ चेहरा दिखा सके। उनके पास सबसे सुटेबल चेहरा जो है वो है अशोक गहलोत का, लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं तो इसलिए पार्टी स्ट्रेटेजिकली उनको भी नहीं चेहरा दिखा रही। तो ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है। पर जहां तक देखा जाए तो पार्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधायक प्रत्याशी कौन होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीना जी। तो मुझे लगता है कि लोकल मुद्दे,
लोकल चेहरा, ऐसा चेहरा जो जनता के साथ तालमेल रखता हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा के चुनाव। जी, महेश शर्मा जी, क्या इस देश की, हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति अपना स्वरूप बदल रही है अब? एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस काल में जो नेहरू और इंदिरा के नाम पर चुनाव लड़े गए और पूरे देश में लहर पैदा की गई, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और उससे आगे नहीं बढ़ पाई। आज नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, देश में नहीं राज्यों में। परिवारवाद तो छोड़िए, व्यक्तिवाद पर आकर खड़ी हो गई है बीजेपी इस देश में, आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं। ऐसे में हम ये कहें कि विधायकों के चेहरे पर चुनाव, विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विधायक अहम है और इसलिए चुनाव में जाते समय हर मतदाता विधानसभा क्षेत्र का, हर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को देखकर वोट देगा। क्या वाकई में हमारे देश में कोई बड़ी क्रांति होने वाली है, महेश शर्मा जी? जी देखिए, ऐसा मुझे जो अभी तक का अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभव मैं ये कहूंगा कि सैद्धांतिक अगर बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन व्यवहारिक अगर देखें तो ये हमारा मतदाता जो है कहीं जाति आधार पे बढ़ जाता है, कहीं धर्म के आधार पे बढ़ जाता है। चाहे अच्छा चेहरा पढ़े लिखे, अब मैं यही कह रहा हूँ कि कितने पढ़े लिखे आदमी विधानसभा में पहुंच रहे हैं, कितने सुभज्ञ वक्ता अच्छे पहुंच रहे हैं, कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं। आप ये देखिए कि विधानसभा में जो मौजूदा विधानसभा में स्थितियां ये है कि वह हाँ हुल्लड़ के अलावा कौन कर रहा है क्या काम। तो अगर ये इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारा लोकतंत्र और हमारी विधायिक संस्थाएं की प्रगति किस ओर जा रही है। अब ये चीजें, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी जो भी बहुत कम लोग बाग होते हैं जो जनता में अपनी पैठ बना पाते हैं। बाकी अधिकांश जो है वो जातिगत आधार पे उनको टिकट भी मिलते हैं। राजनीतिक पार्टियां किसको बढ़ावा दें? टिकट, जो एक तो वितरण जिसको कर रहे हैं। लेकिन आज अगर यूं देखें कि सर्वांग रूप में अगर हम चर्चा करें कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, हमारी राजनीति जो है व्यक्तित्व प्रधान है, बिल्कुल सही बात है, यही होती जा रही है और रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी या नेहरू गांधी के काल से लेकर के लगातार वही रही है। और जो भी जितना भी नया चेहरे आए, चाहे वो वीपी सिंह के रूप में आए हों, चाहे आपके गुजराल जी आए हों, या ये आपके दक्षिण भारत के जो हैं जेडीएस के नेता आए हों, या जो भी जितने भी आए, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है? मनमोहन सिंह तक का मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो व्यक्तित्व क्यों नहीं उभर पाया? इसका पूरा एक अगर यूं देखें तो यही कि पार्टी का चयन हो, नेतृत्व का चुनाव करना हो, या मतलब चेहरा मुखिया का तय करना हो, राजस्थान का हाईकमान, राजस्थान हो या किसी भी प्रदेश का हो, एक लाइन के मैसेज से मतलब क्या होता है, मुखिया बदल जाता है। जो प्रभाव, जैसे आपने ये बताया कि साहब पायलट साहब ने बहुत कांग्रेस में किया था प्रयास, लेकिन एक मतलब क्या कहते हैं उससे कितनी देर तक तो मुखिया का चुनाव नहीं हो पाया। ये और दूसरा जो भी हुआ तो उसके बाद में भी कितना मतलब जो शपथ ग्रहण समारोह में भी कितना विलंब हुआ, मंत्रिमंडल के गठन को भी लेकर के जो तनाव जो नजर आया, तो ये आप पूरी पृष्ठभूमि आपको भी मालूम है और आम जनता को भी मालूम है। ये तो यही चीज मतलब क्या कहते हैं जिसपे राजनीतिक दल जाति आधार पे, वोटों के आधार पे, फिर वहां पे बहुसंख्यक कितना मतलब विधायक किस जाति के किस वर्ग के हैं, वो क्या प्रभाव करता है क्या नहीं करता है, ये वाली चीजें वो युग कोई मतलब क्या जो स्टार्ट जो आजादी के बाद के दो दशकों तक तो ठीक रहा, लेकिन आगे मतलब स्थितियां बिल्कुल अपने नियंत्रण में लेने की बार केंद्रीय नेतृत्व उभरता ही रहा और उसने प्रभावशाली तरीके से ही शासन किया और उन्हीं के चेहरों पे चुनाव वगैरह ये हुए। लेकिन ये है कि
बिल्कुल सही है कि क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं, क्षेत्रीय चेहरा भी प्रभावी होता है, उसकी मतलब प्रासंगिक ये होता है वो कितना आदमियों से मिला हुआ है, उसकी बातें, मतलब आप ये देखिए कि उदाहरण के लिए कुछ-कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार 8-8 बार मतलब चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र से आए हैं। तो ये उनका वो ऐसा क्या कारण रहा है, ये भी चीज़ समझने की बात है। तो लेकिन हाँ, लेकिन अधिकांश रूप से अगर ये मोटे तौर पे देखा जाए, तो क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्रीय लोग ही प्रभावशाली होते हैं और वो क्षेत्रीय मुद्दे भी प्ले करेगा। वो अगर जी, आप राष्ट्रीय नेतृत्व को अगर सामने रखेंगे तो राष्ट्रीय अपनी बातें बता रहे जी, हैं, वो अपने जी, आधार पे। लेकिन वो अपना नेतृत्व किस रूप में कहाँ तक पेनिट्रेशन कर पा रहा है, तो वो बात अलग है। परिस्थितियाँ बदलती जाती है धीरे, जी, धीरे-धीरे उनमें लोकप्रियता भी मतलब क्या कहते हैं प्रभावित होती है समय के साथ। तो जी, ये सारी चीज़ें देखने की बात है और फिर पार्टी के अंदर आंतरिक रूप से जो गुटबाजियाँ होती हैं, जी, जातिगत भी गुटबाजियाँ होने लगी हैं। एक-दूसरे को हुँ, छह और मात देने की बात हो रही है। आपको ये मालूम 18 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बहुत कुछ जाति मतदाताओं ने भी बहुत बड़ा प्ले किया था। जिसे जी, सत्ता बनते-बनते मतलब बिगड़ गई, हुँ, गणित। उनके जी, नेता जो क्षेत्रीय जातिगत जो नेता थे, उन्होंने प्रभाव डाल दिया। तो ये सारी जी, चीज़ें आज जो है, कहने को मतलब सैद्धांतिक रूप से बात भी कर रहा हूँ मैं, कि वो लोकतंत्र के लेकिन लिए ठीक नहीं है। जी, लेकिन अब एक ढर्रा चल रहा है, भेड़-चाल चल रही है, लेकिन इसकी तरफ राजनीतिक दल खुद ही और मतलब क्या कहते हैं दल अगर प्रभावशाली तरीके से विचार करें, तो उन्हें क्या है? उन्हीं को ही करना है और वही आगे उसको निखार सकते हैं। आज जी, बुद्धिजीवी क्यों नहीं मतलब क्या कहते हैं मैदान में हो रहा है चुनाव में, वो हार जाता है, वो किसी भी दल का हो। जी, अच्छे चेहरे जो हैं ईमानदार, अच्छी छवि वाले, अच्छे समझदार, ज्ञानी वगैरह आज क्या स्थिति है कि प्रोफ़ेसर अशोक शर्मा जी जो हैं, उनको मतलब इतना तवज्जो नहीं दी जाती है राजनीतिक दलों की ओर से। और एक सामान्य जाति का आदमी जो ये बिल्कुल मतलब क्या कहता है ना जिसको अभी विधान मंडल की कार्रवाई का मतलब क्या कहता है नहीं होता ज्ञान, जी, उसे जी, मतलब टिकट मिल जाता है। जी, क्योंकि ये सोचने की बात है। हुँ। जी, सोचने की बात ये भी है कि हमारा लोकतंत्र जो है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक का ये जो फ़र्क है और जो हम आज हालात देख रहे हैं, नेतृत्व में कहीं न कहीं क्षीणता जो आती जा रही है, प्रोफ़ेसर अशोक शर्मा, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत है कि नकारात्मक? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है आप जो कह रही हैं, सैद्धांतिक भी है और बहुत ही व्यापक महत्व का सवाल है आपका। आपने बड़ी अच्छी परिचर्चा आज चेहरे को लेकर के भारत राजस्थान की राजनीति को लेकर के की है। मैं क्योंकि अब आपके प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय भी आ रहा है, तो संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इत्यादि में जो हर 5 साल में सरकारें बदलने का रिवाज बन गया है, इस रिवाज का कारण समझने की जरूरत है। ये जो सरकारें आती हैं वो गवर्नेंस ठीक से नहीं दे पाती हैं। अंततः जनता ये महसूस करती है, ठगा सा महसूस करती है। गवर्नेंस के जो फल हैं वो अच्छे या बुरे, वो जनता को वोट देते समय प्रभावित करते हैं। और एक बात जो शुरू से आप इस डिबेट में उठा रही हैं और जो मेरे ख्याल से आज फोकस भी है इस डिबेट का, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि चेहरा आपके सामने स्पष्ट हो, चाहे वो राष्ट्रीय दृश्य का हो या प्रदेश का हो, वो चेहरा भी वोट देते समय मतदाता को प्रभावित करता है। क्योंकि इसे समझिए आप, 2018 में राजस्थान की जनता ने यहाँ कांग्रेस की सरकार दे दी, लेकिन जस्ट 1 साल बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर पूरी 25 सीटें हमने एक दूसरे दल को दे दी। ये जो स्थितियां हैं, ये चेहरे और उसकी प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। तो लोकतंत्र का जो भी संकेत आप समझना चाहती हैं या समझाना चाहती हैं, आपने बड़े अच्छे से इस डिबेट के माध्यम से संकेत किया है। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में नेतृत्व का विकास जरूरी है। एक चेहरा यदि दिया जाएगा
तो प्रदेश भी सशक्त होगा, संघात्मक व्यवस्था भी सशक्त होगी, गवर्नेंस भी सशक्त होगी और अंततः जनता भी ज्यादा सशक्त हो सकेगी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया है, जनता ज़रूर इस बात को समझेगी कि हर 5 साल में, और राजनीतिक दल भी समझेंगे, हर 5 साल में अगर राजस्थान की जनता सरकार बदल देती है, तो सुशासन की उम्मीद में, और वो उसे अगर मिलेगा गुड गवर्नेंस, तो हो सकता है कि रिवाज बदलने की जो कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी ही ना पड़े। लेकिन उसके लिए सरकार को 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा। मौजूदा सरकार ने 5 साल काम किया, सुशासन दिया या नहीं दिया, इसका फैसला जनता करेगी। 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं, लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हमारी जनता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा सजग, सक्रिय और सचेत हो। न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।